इसका चुनाव है, उस परिप्रेक्ष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार। पहले तो हमारे घर पे आने पर आप लोगों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने मेरे को उस लायक समझा जो हमारे वाइट लेने आए हैं। अब विधानसभा 8 सितारगंज एक वीआईपी सीट है। इसमें वर्तमान सरकार में बैठे बीजेपी सरकार के विधायक स्वरूप बहुगुणा इसमें हैं और देखा जाए तो ये वीआईपी सीट है। फिर भी इस विधानसभा में सबसे अधिक वोटर्स जो बंगाली के हैं, लगभग 40-42 हज़ार वोटर्स है। सेकेंड्स वोटर मुस्लिम्स है। थर्ड्स वोटर्स पंजाबी लोगों के हैं। तो लोग परेशान हैं इस समय, भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण परेशान है, हर चीज़ों से, महंगाई से परेशान है। तो अब लोग बदलाव चाहते हैं कि बहुत हो गया, आप एक बार किसी नए पार्टी को दे करके देखा जाए। इसी के आधार पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पिछले दौरान हमारे मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल सर देहरादून में आकर के उत्तराखंड वासियों को एक बिजली गारंटी देने की एक स्कीम उन्होंने घोषणा करके गए हैं, जिसका हम लोगों ने गांव-गांव में जाके बांट रहे हैं और गांव में बड़े लोग बड़े पैमाने उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सर, बिजली, नाली, खड़ंजा, ये तमाम मुद्दों के अलावा जैसा कि आप बता रहे हैं, ये बंगाली भाषी जो है वोटों की यहाँ पर बहुतायत मात्रा है। सर, उसमें जो कागज़ जो चाहिए होते हैं, सरकारी कागज़, उनमें यहाँ एक शब्द लिखा रहता है पूर्वी पाकिस्तानी, और उसके अलावा तमाम जो यहाँ पर एक तरीके से कहें रेफ्यूजी लोगों को यहाँ बसाया गया बंगाली समुदाय के, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, हम बंगाली लोग जो है आए हैं ज़रूर यहाँ पे। 1955 से लेकर के 60, 61, 59 में बसाया गया है यहाँ पे। लेकिन बंगालियों के जो असली सिचुएशन है, अगर पश्चिम बंगाल के सरजमीन में ये लोग 2-4 साल रह करके आता तो यहाँ के चेंजिंग बहुत पहले हो गया होता। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाया है, जिस अमेंडमेंट के आधार पर इस देश के बंगालियों के लिए वो अमेंडमेंट है कि वो माँ बाप दोनों अगर नागरिक ना हो तो यहाँ पे कितने भी बच्चा पैदा कर ले, उसके नाम बांग्लादेशी या पाकिस्तानी ही रहेगा। वो कानून में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर लाड्डू बंटने से और हल्ला मचाने से, गाल बजाने से नहीं होगा। हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है कि हो गया हो गया हो गया करके, और लाड्डू बंटते रहते हैं। हमारे लोग बगल बजाता है कि हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक इस कानून में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। हमारी सरकार बानी तो हम उस कानून को परिवर्तन करके वो न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। नहीं सर, वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पर तमाम जो है सामाजिक बुराइयां आज भी, एक लंबे समय से बसे होने के बावजूद भी तमाम सामाजिक बुराइयां हैं। तमाम जो है यहाँ पर एक और ज्वलंत मुद्दा है, शिक्षा का थोड़ा सा अभाव है, उस पर सर क्या कहेंगे? सर, शिक्षा के स्तर में देखिए, जो हमारे मातृ स्टेट्स है पश्चिम बंगाल, 85% वहाँ पे शिक्षा के हार हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 25 भी नहीं है। कारण क्या है? एक तो हम लोगों को अपना मातृभाषा से शिक्षा देने में वंचित रहे। अभी भी हमारे बहुत सारे लोग तरीके से हिंदी पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते, लिख नहीं पाते, सीख नहीं पाते। बच्चा क्या पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं रात को, तो वो गार्जियंस को पता ही नहीं है, क्योंकि हिंदी के बारे में उतना जानकारी है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मात हमारे साथ किया है इन लोगों ने, जिसके कारण क्या नाम है, हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करेंगे। इस तरीके से नहीं, जो दिल्ली में हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था को हम यहाँ पे बढ़िया से लागू करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे सर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति सिखाने आए हैं। आज पेपर उठा के देखिएगा, भारत सरकार ने आज शिक्षा बजट में कुछ बढ़ोतरी किया है। क्यों किया है? कि उनको अब सर्व आने लगे हैं कि शिक्षा चाहिए और शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल अगर इस तरीके से काम करते हुए जाएंगे तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे। इसीलिए बजट में तो दे दिया है, कहाँ तक वो कामयाबी होंगे वो जाने, उसके काम जाने। लेकिन उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले प्रायोरिटी हमारी शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर होगा।
शक्ति फार्म एक अस्पताल है, 4 दीवार नहीं है, वहाँ पे एक डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो एक संविदा में लगा के रखा है। 1 लाख आबादी वाला एरिया में एक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। शक्ति फार्म में जगह इतनी बढ़िया है, उसमें अगर हम ऑक्सीजन प्लांट लगाए तो यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से रिफ़र होकर के रास्ता में दम तोड़ देते हैं। इस चीज़ों तो हम बचा पाएंगे, ये हमारी इच्छाएं हैं। और विकास के मामला में जो आपने बोला, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो मेरे दिमाग में है, वो सरकार बनने के बाद ही संभव होगा। इस क्षेत्र की जीवनदायिनी सड़क सिरसा से शक्ति फार्म के बारे में क्या कहेंगे? सर, उसमें 13 बार नारियल फोड़ा गया उस रोड को बनाने में। हम लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाता रहता है। उसमें कम से कम कुछ भी नहीं है। सौरभ बहुगुणा के पिताजी ने 15 करोड़ रुपया खाए हैं उसमें, और जिसके कारण उस कमीशन खाने के कारण आज भी उसमें जांच चल रही है। ये आरोप आप किस आधार पर लगा सकते हैं? आरोप मेरे पास प्रूफ है, विदाउट प्रूफ में मैं कोई आरोप नहीं लगाता हूँ। आज भी उसमें जांच चल रही है। क्यों जांच चल रही है उसमें? काहे की जांच चल रही है उसमें? किस बात की जांच है? अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? अभी तक 5 साल हो गया, वो रोड पूरा क्यों नहीं हुआ? सरकार के पास विभिन्न रकम की व्यवस्था है, विभिन्न रकम मशीनें हैं, विभिन्न रकम स्टैंडर्ड ठेकेदार है। मिट्टी कहाँ से लेकर के कहाँ फेंक देंगे, लेकिन अभी तक वो रोड कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? मेरे पास रिकॉर्ड है। इन्होंने वहाँ पे फिर से उस पर पैसा मंगा था, बोले कि पिछले पैसे के हिसाब किताब दो, तभी जा कर के तुम्हें इसमें पैसा सैंक्शन होगा। मेरे पास उसके रिकॉर्ड है, कॉपी है, तभी मैं बोल रहा हूँ। सर, आप जो है किस तरीके से समाज की सेवा में किस समय से और किस तरीके से कब से लगे हुए हैं, कुछ जरा बताएं। मेरे राजनीतिक लाइफ है करीबन 35 साल, और उससे कहें कि जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, उसी समय पे एक लड़ाकूपन में मेरा अंदर में था। मैं स्कूल में भी लड़ाई लड़ते थे टीचरों के साथ पढ़ाई के मामला में, तो मैं शुरू से ही इस तरीके से हूँ। मैंने अपना लड़ाई लड़ के यहाँ पे 3 गांव बैठाया हूँ, जो 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर कहते हैं, जिसमें 500-600 लोग परिवार बैठे हुए हैं। वो मेरे देन है। वन विभाग के खाली पड़े भूमि पड़े थे, बिल्कुल नीरी रेत पड़े हुए थे। मैंने सरकार से लड़ाई लड़के उन लोगों को 3 गाँव को मैंने करीबन 400-450 परिवार को मैंने बैठल रखा है। ये मेरी इतिहास है। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में जो भूमिहीन लोग हैं, जिसको कहना मैं उस समय नागरिकता के नाम से परेशान किया जा रहा था, मैंने अपना जो स्वर्गीय दिगंबर क्या नाम है, बहुत सारे लोग, दिनेशपुर के चेयरमैन, हमारे यहाँ के दिवेंद्रनाथ आचार्य, हमारे क्या नाम है यहाँ पे सरकार महोदय, वैसे लोगों के साथ रह करके वही विभिन्न जगह पे संग्राम करते हुए इन लोगों को वोटर बनवाया, राशन कार्ड बनाया, इनकी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराया, इनकी सिटीजनशिप की फॉर्म भरवाया। ये संघर्ष हमने करे हैं शुरू से। आज के समय में केंद्र से लेकर यहाँ विधायक, चेयरमैन और यहाँ की सभासद, यहाँ तक जो है बीजेपी का वर्चस्व है। ऐसे में सर किस तरीके की आप जो है फाइट मानते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में हमेशा होते रहे। पहले यहाँ पे शंभू साना जी थे, बीजेपी से लड़े थे, वो जीते थे, ये मैं मानता हूँ। उसके बाद कांग्रेस के सुकांत प्रमो कांग्रेस में से लड़के जीता। अच्छा। उसके बाद अजय जायसवाल आरक्षण के आधार पर जीता था, ठीक है, उसमें ओबीसी हो गया था, उसमें लड़ा था। किरण मंडल, वो भी बीजेपी के सिंबल से शायद उन्होंने जीता था, या निर्दलीय में ऐसा कुछ है। बाकी वर्तमान में सुकांत वर्मा था जो देहांत हो गया, वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से उसने जीता था। मैं कह रहा हूँ सर, इस समय जो ना यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र है, केंद्र से लेकर निचले स्तर पर जो है बीजेपी का वर्चस्व, तो आप उस किस तरीके से फाइट देंगे इन लोगों को? बीजेपी के अपना कर्म से ही हम फाइट अपना आप बन गया है। अच्छा। इन्होंने जिस तरीके से लोगों को महंगाई करवा दिया, जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ा दिया, जिस तरीके से खाद के दाम बढ़ा दिया, और एक तरीके से 420 हमारे साथ किया इन लोगों ने। झूठ बोल बोल के लोगों को, कितने गरीब लोगों के खाता खुलवा दिया कि 15 लाख आएंगे, और उसका पैसा भी गया और वो खाता भी गया। और इन्होंने मिनिमम बैलेंस के नाम से बहुत सारे लोगों के जेब काटा। तो ये लोग एक जेब काटा पार्टी है। बीजेपी का मतलब है कि मतलब भारत बेचने का पार्टी, भारत को बेच के बर्बाद कर दिया इन्होंने। सर, पूरे देश में जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, और हम तराई में बैठे हुए, तराई की आप बता रहे हैं वीआईपी विधानसभा है, और यहाँ पर जो है चावल बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो सर किसानों के बारे में क्या कहेंगे? किसान अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये किसान बिल इस तरीके से लागू कर दिया, तो आज जो आप हमारे सामने आ रहे हैं, आप भी इस स्थिति में नहीं रहेंगे। इस देश के अंदर में, इस देश के खेत में खुद को मजदूरी करके अपना ज़मीन में खाना पड़ेगा। ये स्थिति ये मोदी ने इस बिल में लाया है। अगर इस बिल को क्या है कि बिल में अच्छाई है, अच्छाई अच्छाई क्या है बताइए, अच्छाई क्या है? हम तो बुराई बता दे रहे हैं, तुम अच्छाई बताओ। अच्छाई ये बता नहीं पा रहे।
ये तो बड़े लोगों के इशारा से ये कराया गया, उनके गोडाउन बन गया, उनके सब कुछ बन गया। और क्या नाम है, जो सेकेंड मंडी बनेंगे, सरकारी मंडी खत्म होने के बाद जो प्राइवेट मंडी बनेंगे, उसमें तो हम मरे जाएंगे, हमारे लोग मरे जाएंगे। अभी तो लालच दे रहा है, लेकिन उसके बाद कहेंगे कि नहीं देना है तो दे दो, नहीं देना है तो भाग जाओ। किसान मारने का एक प्लानिंग है ये किसान बिल। हम तो पुरजोर इसको विरोध करते हैं और इसकी विरोध करते रहेंगे। अगर हमारी सरकार भी बनी तब भी हम इसकी विरोध करेंगे। ये बिल हम यहाँ लागू नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।